Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. This video series is for the upcoming UPCHO recruitment exam, and this video is fourth number video. Next question. Total number of ribs in human body are. ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी रिब्स होती हैं ये आपको बताना है। 10 पेयर, 10, 12 पेयर, 12। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 12 पेयर्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। रिब्स को आप पसलियों के नाम से भी जानते हैं। रिब्स से इस चीज को ध्यान रखिएगा, 12 पेयर्स कह सकते हैं आप, या फिर इसे टोटल 24 रिब्स कह सकते हैं। या तो 12 जोड़ी कह दीजिए या टोटल 24 रिब्स कह दीजिए। रिब्स में और स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहली फर्स्ट 7 रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स। पहली जो 7 जोड़ी पसलियां होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती हैं। इसके बाद 8th, 9th, 10th ये सभी फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ती नहीं हैं। इसके अलावा 11th और 12th को हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे 11 पेयर्स, या फिर इसे आप 22 कह सकते हैं, 22 या फिर 11 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which microorganism is common agent responsible for infantile diarrhea? इन्फेंट्स में डायरिया का सबसे बड़ा कारण कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है? किसके कारण सबसे ज्यादा इन्फेंट्स को डायरिया होता है ये आपको बताना है। इन्फेंट्स का मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चे। ऑप्शन ए रोटावायरस, ऑप्शन बी एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। याद रखिएगा, इन्फेंट्स के अंदर डायरिया का सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस को माना जाता है। इस रोटा वायरस को आप वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल से आप रोटा वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डोज कितनी है तो आप बताएंगे 5 ड्रॉप्स, दिस इज द डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेनिंगोमायोसिल मीन्स। मेनिंगोमायोसिल क्या है ये आपको बताना है। CSF collected in a cyst, spinal cord and the cord membrane protrude out, only spinal cord protrudes, the meninges protrude out through the spinal canal. The right answer is option D. The meninges protrude out through the spinal canal.
आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, मेनिंगोसील जो है इसे हम कई बार स्पाइना बाइफिडा के नाम से भी जानते हैं। स्पाइना बाइफिडा या फिर इसे स्प्लिट स्पाइन भी कहते हैं। अब बात करते हैं राइट ऑप्शन में दिए सबसे पहले वर्ड की, मेनिंजेस की। मेनिंजेस का मतलब है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ तीन कवरिंग्स, तीन लेयर्स पाई जाती हैं। इन्हें हम मेनिंजियल लेयर्स के नाम से जानते हैं। इनके नाम की यदि बात की जाए तो सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, बीच में एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली लेयर को हम पाइया मैटर के नाम से जानते हैं। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में आनुवांशिक रूप से ये स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली नहीं बन पाए या इसका क्लोजिंग नहीं हो पाए तो पेशेंट की, बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर इन्हें बाहर की तरफ निकला हुआ देखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कैनाल है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाई, तो यहां से इस ओपनिंग से मेनिंजियल लेयर्स बाहर निकल जाएंगी और इसी कंडीशन को हम मेनिंगोसील के नाम से जानते हैं, स्पाइनल फीडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैल्ड्स इज अ बर्न कॉज्ड बाय। बर्न में स्कैल्ड्स क्या है ये आपको बताना है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी से जल जाए तो ये स्कैल्ड्स है, फ्लेम से जल जाए तो ये स्कैल्ड्स है, केमिकल से जल जाए या मॉइस्ट हीट से जल जाए तो ये स्कैल्ड्स है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मॉइस्ट हीट। अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी से जल जाता है, मॉइस्ट हीट से जल जाता है, तो आप इसे सिंपली स्कैल्ड्स कह सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज। बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, एटम, टिश्यू, मॉलिक्यूल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल, जिसे आप हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। कई सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और ये टिश्यू आपस में जुड़कर ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनता है और सिस्टम्स के आपस में मिलने से बॉडी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। इस वर्ड के आने के बाद पूरे क्वेश्चन का मीनिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इस चीज को गौर करिएगा। इन चार ऑप्शंस में से तीन ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, यानी कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, रूरल एरिया में काम करने वाले वर्कर्स हैं। लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। हेल्थ असिस्टेंट, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। The right answer is option 1, health assistant.
हेल्थ असिस्टेंट को बेसिक लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर अपॉइंट नहीं किया जाता। हेल्थ केयर असिस्टेंट पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डेली लिविंग एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं और इन्हें जनरली हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और रेजिडेंशियल नर्सिंग केयर फैसिलिटी में अपॉइंट किया जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स पर काम करते हैं, ये आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत अपॉइंट किए गए थे। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स को आप दाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GFR in 90 years of age is 90 साल की उम्र में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डिक्लाइंस नियरली 50%, लगभग 50% नॉर्मल से कम हो जाती है। ऑप्शन 2 के अनुसार नॉर्मल से 20% कम हो जाती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल ही जीएफआर नहीं हो पाता। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नॉर्मल जीएफआर की यदि बात की जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की यदि बात की जाए तो 125 ml पर आर 125 ml पर आर की रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चलती है। ऐसा माना जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 30 ईयर्स 1 ml पर ईयर की रेट से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो घटने लगती है। अब मान लीजिए 30 साल के बाद 90 साल तक यदि आप जाएं तो 60 ईयर्स पर पहुंचेंगे। 60 ईयर बाद अगर ग्लोमेरुलर रेट 60 ml कम हो गई तो यहां पर 125 माइनस 60 इक्वल 65। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 90 साल की उम्र में जो जीएफआर है वो 50% डिक्रीज हो जाएगी, 65 ml पर आर रह जाएगी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एक्सचेंज लिस्ट will help the diabetic patient to। डायबिटिक पेशेंट को फूड एक्सचेंज लिस्ट क्यों दी जाती है, ये उसके द्वारा किस चीज में मदद करती है। ऑप्शन ए अवॉइड सर्टेन फूड आइटम्स। ऑप्शन बी प्लान मेन्यू। ऑप्शन सी सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड अमाउंट ऑफ फूड फॉर अ डे। ऑप्शन डी select food items if sugar level is low। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली फूड एक्सचेंज लिस्ट होता क्या है। व्हाट फूड एक्सचेंज लिस्ट मीन्स, किसी भी डायबिटीज पेशेंट के द्वारा जो फूड आइटम्स कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी फूड आइटम्स की कंपोजिशन की सिमिलैरिटीज के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है ताकि इन सभी फूड वैरायटीज को पेशेंट द्वारा अपने फूड मेन्यू में बदल बदल के शामिल किया जा सके। सिंपली कहें तो फूड एक्सचेंज लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सिमिलर कॉम्पोजिशन के फूड्स को एक साथ रखा जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट को आवश्यकता अनुसार फूड मेन्यू में इंक्लूड करने के लिए सपोर्ट करता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
यहां पर अगर आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है कि ये मेन्यू प्लान करने के काम आता है, तो ये आंसर आपका काफी हद तक सही है। लेकिन एग्जैक्टली हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन सी को बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इस फूड एक्सचेंज लिस्ट के द्वारा हम पेशेंट को ये फ्रीडम देते हैं कि वो अपने पसंद से फूड आइटम्स क्या खाना चाहता है, उसे कितनी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को सेलेक्ट कर सके और कितना अमाउंट उसे चाहिए इस चीज को वो निर्धारित कर सकता है। तो ऑप्शन सी के अंदर दो चीजों को बताया गया है, यानी कि स्पेसिफिक आंसर को दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डाइट नर्स शुड सजेस्ट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट वुड बी। इनमें से कौन सी डाइट आप एज अ नर्स डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, लेने के लिए कहेंगे? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो विटामिन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट। डायबिटीज के पेशेंट्स में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो इस सिचुएशन में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए ही डाइट देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना जाएगा। हम क्लाइंट को ऐसा खाना खाने के लिए कहेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो तो पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि तुरंत। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आप ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं और हमारे ब्रेन द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही इस्तेमाल किया जाता है, वो और किसी फॉर्म में एनर्जी को नहीं ले पाता। इसलिए इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे बॉडी सिस्टम द्वारा पूरे शरीर के ग्लूकोज की सप्लाई को रोककर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम किया जाता है। फ्रुक्टोज को आप फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का वह फॉर्म है जो कि लीवर में स्टोर्ड रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लैक्टोज शुगर ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्स ड्यूटी पर हैं और आप डायबिटीज पेशेंट्स को उनके पैरों में फुट अल्सर ना हो जाए इससे संबंधित टीचिंग दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि डायबिटीज पेशेंट में फुट अल्सर को रोकने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। यहां पर आपको सबसे सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है कि आप पेशेंट को टीच करेंगे कि उन्हें अपने पैरों की हर सरफेस को रोज चेक करना है कि वहां किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं, घाव तो नहीं। ऑप्शन बी कहता है कि पेशेंट को अपने पैरों के नाखून राउंडिंग एजेस में काटने चाहिए। ऑप्शन सी कहता है पेशेंट के पाँव में यदि कोई कट लगा है तो उसे बहुत ही सावधानी से इसे ट्रीट करना चाहिए, डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्लीन करना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है सर्दी के मौसम में क्लाइंट को अपने पैरों को गर्म पानी की बोतल से सेकना चाहिए ताकि उसमें सर्कुलेशन इंप्रूव हो। देखिएगा, ऑप्शन बी, सी और डी के अंदर बताई गई फाइंडिंग्स किसी विशेष कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर
जरूरी नहीं कि पेशेंट प्रेजेंट में विंटर सीजन में हो या फिर पेशेंट के पाँव में कट हो। ये चीजें एक विशेष कंडीशन को बताती हैं, इसलिए हम ओवरऑल टीचिंग के अंदर इन्हें इंक्लूड करेंगे लेकिन एम्फेसाइज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए को हम सही आंसर मानेंगे कि पेशेंट अपने पैरों को, डायबिटीज वाला पेशेंट अपने पैरों को हर दिन हर सरफेस पर असेस करेगा कि इसमें किसी प्रकार की फुंसी तो नहीं, कट तो नहीं, डैमेज तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं। ये चीज उसे डेली चेक करनी है, इसलिए हम इसे बिल्कुल सही ऑप्शन मानेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी इज। डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन के लिए अर्ली प्रिडिक्टर किसे माना जाता है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग यदि मिले तो हम ये मानेंगे कि क्लाइंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन होने की शुरुआत हो चुकी है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटिक न्यूरोपैथी होता क्या है। अगर किसी क्लाइंट में डायबिटीज के कारण नर्व्स डैमेज हो जाएं तो ये कंडीशन डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाती है। डायबिटीज के कारण अगर क्लाइंट की नर्व डैमेज होने लगे तो ये कंडीशन डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाती है। इस कंडीशन में ज्यादातर पेशेंट के लेग्स और फीट प्रभावित होती हैं। याद रखिएगा, इस कंडीशन में ज्यादातर लेग्स और फीट वाला एरिया मोस्टली अफेक्ट होता है। अब आपको बताना है कि कौन सी फाइंडिंग इस कंडीशन की शुरुआत हो चुकी है इसे बताती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। अगर किसी क्लाइंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस हो तो हमें इससे पता चलता है कि क्लाइंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन के साथ मौजूद हो तो इसका मतलब है क्लाइंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी डिजीज की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर एग्जैक्टली ऑप्शन सी के अंदर टर्म मेंशन की गई है, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया इस कंडीशन में क्या होता है, हम डायबिटीज पेशेंट का 24 आवर्स का यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं और इस यूरिन सैंपल के अंदर यदि 30 से 300 mg एल्ब्यूमिन यदि प्रेजेंट हो तो ये कंडीशन माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी डायबिटीज पेशेंट के यूरिन को आप 24 आवर्स सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसमें यदि एल्ब्यूमिन की मात्रा 30 से 300 mg आती है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी डिजीज की शुरुआत हो चुकी है, यानी डायबिटीज के कारण इस पेशेंट के नर्व्स डैमेज होना शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द umbilical cord in a neonate eventually dries and fall off? बच्चे में जो अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टंप रह गया है वो कितने दिनों में सूख कर नीचे गिर जाता है, मतलब अपनी लोकेशन से हट जाता है? पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अम्बिलिकल कॉर्ड का रिमेनिंग पार्ट, जिसे आप अम्बिलिकल कॉर्ड स्टैम्प के नाम से जानते हैं, ये 5 से 8 दिन के अंदर अपने आप ही सूख कर
नीचे गिर जाता है, बॉडी से हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इन लिमिटिंग मेथड्स ऑफ प्लानिंग? सरकार किस मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती है फैमिली प्लानिंग के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करने के लिए, या यूँ कहें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए? ऑप्शन 1, नो स्कैल्पल वैसेक्टोमी, मिनी लैप। ऑप्शन 2, इंसर्शन ऑफ IUCD। ऑप्शन 3, यूज ऑफ कॉन्डम्स। ऑप्शन 4, LAM। The right answer is ऑप्शन 1। सरकार ये चाहती है कि कॉन्ट्रासेप्शन के ऐसे मेथड्स इस्तेमाल किए जाएं जिसकी फेलियर रेट कम से कम हो और लोग इसे आसानी से अपनाकर हमेशा के लिए इस चीज के लिए श्योर हो जाएं। यहाँ पर जो वैसेक्टोमी मेथड दिया गया है ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है मेल्स के लिए। वैसेक्टोमी करवाने के बाद परमानेंट स्टरलाइजेशन हो जाता है मेल्स के अंदर, जबकि वुमेन के अंदर जो मिनी लैप ऑपरेशन है इसे आप ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबेक्टोमी इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फॉर फीमेल। सरकार इन परमानेंट मेथड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के फेवर में रहती है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होते हैं, IUCD जो होती हैं जिसमें कॉपर टी आदि आते हैं, इन सब का इस्तेमाल रिलायबल है लेकिन इतना नहीं। यूज ऑफ कॉन्डम्स, इनकी फेलियर रेट काफ़ी है। और लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, इसे सरकार द्वारा ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, इनमें से कौन सा ऑप्शन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बताता है? ऑप्शन 1, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऑप्शन 2, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। ऑप्शन 3, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा मेथड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का है? The best response here is option 1, oral contraceptive pills, OCPs, and injectable contraceptive devices are the example of hormonal contraceptions. Next question, India launched its first family planning program in which year? भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? यस, एग्जैक्टली 1952 के अंदर 1950 में भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बर्थ वेट बेबी किसे कहा जाता है? अगर जन्म के समय वजन 4000 ग्राम से कम हो, 3500 ग्राम से कम हो, 3000 ग्राम से कम हो, या 2500 ग्राम से कम हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। The right answer is option 4, ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम हो
यानी 2.5 केजी से कम हो, उन्हें हम लो बर्थ वेट बेबीज के नाम से जानते हैं। बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम्स और 2.5 केजीज। नॉर्मल बर्थ वेट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2500 से 3500 ग्राम। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहा जाएगा, तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन 1500 ग्राम से कम हो, यानी 1.5 किलो से कम हो, वो सभी वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कहलाएंगे। इसके अलावा एक और टर्म इसमें पूछी जा सकती है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। ये बच्चे जिनका वजन जन्म के समय वजन 1000 ग्राम से कम हो, 1 किलो से कम उम्र का बच्चा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test is used to assess distance vision? अगर किसी व्यक्ति में दूर की नजर चेक करनी हो, लॉन्ग साइटेडनेस या डिस्टेंट विजन को चेक करना हो, तो इनमें से कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? इशिहारा, रिने, सेनाइल, ऑप्टोमेट्री। इशिहारा चार्ट का इस्तेमाल जो है वो कलर विजन के असेसमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्टोमेट्री प्रोसेस का इस्तेमाल आई में किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं, इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिने टेस्ट जो है हियरिंग से संबंधित है, सुनने की क्षमता का असेसमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिरी में आपके पास बचता है सेनाइल चार्ट। आपने यदि कभी किसी चश्मे वाली की शॉप में देखा होगा तो एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें अलग अलग साइज के लेटर्स लिखे होते हैं, वही बेसिकली सेनाइल चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मिल्क? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस डिजीज का नाम सेलेक्ट करना है जो कि इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू फैल सकता है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, गैस्ट्राइटिस, टॉन्सिलाइटिस, रूमेटिक फीवर। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले सभी ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस कर लें। ये टर्म्स एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के गले में कोई इन्फेक्शन हो और वो इसका प्रॉपर इलाज ना करवाए तो ये इन्फेक्शन गले से निकलकर शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकता है और वहां पर इन्फ्लामेशन कर सकता है। इसी को हम रूमेटिक फीवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो र्यूम शब्द लिखा गया है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसे थोड़ा और स्पेसिफिकली करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के गले में इन्फेक्शन हुआ, या फिर इन्फेक्शन को आप स्ट्रेप थ्रॉट कह सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन को आप स्कारलेट फीवर कह सकते हैं, और इस व्यक्ति ने इस इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया यहाँ से निकलकर शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल, जॉइंट्स, और इसने इन हिस्सों में जाकर इन्फ्लामेशन कॉज कर दी, तो ये कंडीशन रूमेटिक फीवर कहलाएगी। और इसमें किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड मिल्क का ट्रांसमिशन का कोई रोल नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में है टॉन्सिलाइटिस। हमारे गले में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं और इनका काम है माउथ और नोज से कोई भी इंफेक्शन शरीर के अंदर एंट्री ना ले पाए।
इन टॉन्सिल्स के अंदर WBC बहुत ही ज्यादा पाई जाती है और WBC जैसे ही कोई इन्फेक्शन माउथ या नोज से शरीर में अंदर जाने की कोशिश करता है, ये तुरंत इसे आइडेंटिफाई करके किल कर देती हैं। और टॉन्सिलाइटिस का होना किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड मिल्क से रिलेटेड नहीं है, सो ऑप्शन सी भी यहाँ सही ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर टर्म दी गई है गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब है पेशेंट की स्टमक की म्यूकोस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन का होना, और ये भी कहीं से भी इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू नहीं होता, सो इट इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, इसे हम सही मानेंगे। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड, और इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। एंथ्रेक्स डिजीज जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। इस डिजीज के अंदर पर्सन के अंदर इन्फेक्शन जो है बॉडी के अलग अलग हिस्सों को इन्वॉल्व करता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुख्य रूप से आती हैं। अगर इस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्लाइंट के अंदर मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है और इवन डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMPA? डेपोटमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डेक्स्ट्रामेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डेक्स्ट्रोसमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डेप्टामेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। The right answer is option 1, dipepmedroxyprogesterone acetate. Dipepmedroxyprogesterone acetate। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिपेटमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट एक इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ये 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट ला सकता है। ये एक रिवर्सिबल मेथड है। इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। इसमें 99.7% इसकी इफेक्टिवनेस है, लेकिन इसमें बोन डेंसिटी जो है वो काफी लॉस होती है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ओव्यूलेशन को रोककर कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है। कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, एसिड पेप्सिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पहले पार्ट को हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इस ड्यूडेनम के द्वारा कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन नाम के 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। ये दोनों ही हार्मोन पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल डेथ अकर्स विद इन पीरियड। न्यूबॉर्न बेबी की डेथ कितने दिनों में हो जाए कि आप इसे नियोनेटल डेथ का नाम देंगे? 2 दिन में, 1 दिन में, जन्म के तुरंत बाद या 1 सप्ताह में?
नियोनेटल पीरियड का मतलब होता है जन्म से लेकर 28 दिनों तक का समय। बच्चे का जन्म होने से लेकर उसकी उम्र 28 दिनों तक की हो जाती है, तो इस पीरियड को हम नियोनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। नियोनेटल पीरियड को आप दो पार्ट्स में आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, अर्ली नियोनेटल पीरियड और फिर लेट नियोनेटल पीरियड। अर्ली नियोनेटल पीरियड का मतलब है जन्म से लेकर 7 दिनों तक का समय, और लेट नियोनेटल पीरियड का मतलब है 8 दिन से लेकर 28 दिनों तक का समय। अगर बच्चे की मृत्यु जन्म के पहले ही सप्ताह में हो जाती है तो इसे हम नियोनेटल डेथ का नाम देते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, systematic examination of the books and records related to finances known as। किसी भी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स या रिकॉर्ड्स का सिस्टमैटिक तरह से एग्जामिनेशन करना, उनकी जांच करना क्या कहलाता है? बजट, ऑडिट, रिकॉर्ड, रिपोर्ट। अगर आप ऑप्शन 1 को आंसर मान रहे हैं तो ये सही नहीं है। बजट का मतलब होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कितना अवेलेबल फाइनेंस है और उसे आप कहां कहां खर्च करने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड। जबकि यहाँ पर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के फाइनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स या बुक्स को सिस्टमैटिक तरीके से एग्जामिनेशन करना कि क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं, इन्हें जांचना। बिल्कुल सही, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, इट इज कॉल्ड ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सब सेंटर इज लोकेटेड इन प्लेन एरियाज। अगर किसी मैदानी क्षेत्र में प्लेन एरिया में आपको सब सेंटर ओपन करना हो तो वहां पर मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000, 3000, 4000, 5000। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 5000। देखिए, सब सेंटर यदि आपको किसी मुश्किल एरिया में खोलना है, जैसे हिली, ट्राइबल, डेजर्ट, जहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो, तो ऐसी जगह पर आप 3000 की आबादी पर खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी समतल मैदानी भूभाग पर इसे खोलना चाहते हैं तो वहां पर मिनिमम 5000 की आबादी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, children generally double their birth weight by 5 months of age. This is an example of। बच्चा 5 महीने की उम्र पर अपना जन्म के समय जो वजन था उससे लगभग दुगने वजन को कर पा लेता है। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इट इज डेवलपमेंट, इट इज हेरिडिटरी, इट इज स्टेट ऑफ हेल्थ, या फिर इट इज फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। बच्चे का शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ वेट को इंक्लूड करती है, हाइट के इंक्रीज को इंक्लूड करती है। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन किस प्रकार से एंटीबायोटिक एक्शन परफॉर्म करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। ऑप्शन बी, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ऑप्शन सी, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन डी, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस।
पेनिसिलिन किस प्रकार से बैक्टीरिया को किल करती है ये आपको बताना है। The right answer is option B, inhibit cell wall synthesis. पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन थी। इसके द्वारा बैक्टीरिया की सेल वॉल के निर्माण को रोक दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होती हैं। वायरस के अगेंस्ट जो मेडिसिन काम में ली जाती हैं उन्हें हम एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन के द्वारा आप वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gland that disappears in the adult but is active during childhood is। आपको उस ग्लैंड का नाम बताना है जो कि चाइल्डहुड एज में तो एक्टिव रहती है लेकिन अडल्ट एज आने पर डिसअपियर हो जाती है। हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थाइमस। जब किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड में आप सभी ऑप्शंस को रीड करके हर उस ऑप्शन को निकालते जाएं जो कि आपको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता, और फिर जो फाइनल बचेगा वही आपका आंसर होगा। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि पूरी जिंदगी पर्सन को सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। इसे आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये भी हमारे लिए लगातार पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो कि बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इसके कॉर्टेक्स पार्ट के द्वारा शुगर, साल्ट और सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है और ये भी हमारे जीवन के लिए हमेशा आवश्यक रहती है। तो फाइनली ऑप्शन डी बचता है, थाइमस ग्लैंड, ये सही आंसर माना जाएगा। आइए थाइमस ग्लैंड के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा जो मीडिया स्टाइनल कैविटी स्पेस है, यानी कि दो लंग्स के बीच का जो स्थान है, उस जगह पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और इसका जो वजन है जन्म के समय 15 से 35 ग्राम तक होता है और प्यूबर्टी की एज तक ये लगातार ग्रोथ करती रहती है। जैसे ही बच्चे में प्यूबर्टी की एज आती है, इस ग्लैंड का आकार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी ये श्रिंक होने लगती है और एक समय इस ग्लैंड का वजन सिर्फ 5 ग्राम का रह जाता है और ये अडल्ट एज में एक मात्र 5 ग्राम के फाइब्रो ऑप्टिक टिश्यू के रूप में बचती है। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन की प्राइमरी साइट भी मानी जाती है। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन इज। उस ग्लैंड का नाम आपको बताना है जो कि स्फेनॉइड बोन की हाइपोफाइसियल फोसा में पाई जाती है। एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोफाइसियल फोसा में पाई जाती है। हाइपोफाइसियल फोसा क्या है? स्फेनॉइड बोन के सेला टर्शिका में एक डीप डिप्रेशन पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है, उसे ही आप हाइपोफाइसियल फोसा कहते हैं और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे स्कल में, हमारे ब्रेन के नीचे
स्पिनॉइड बोन पाई जाती है। इस स्पिनॉइड बोन के सेला टर्शिका पार्ट में एक डिप्रेशन होता है, एक खांच पाई जाती है, इसे हम हाइपोफाइसियल फोसा कहते हैं और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। आपको बताना है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस कारण से होता है। सबसे पहले तो बात की जाए कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या। अगर किसी व्यक्ति में बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार हार्ट यदि ब्लड पंप नहीं कर पाए तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर के नाम से जानी जाती है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक तरह से धीरे धीरे डेवलप होने वाली कंडीशन है। अब इनके ऑप्शंस हैं मिट्रल स्टेनोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन या फिर क्रॉनिक चेस्ट डिजीज। किस कंडीशन के कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिट्रल स्टेनोसिस। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है। दिस इज द ह्यूमन हार्ट। ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट का राइट साइड है जहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद हैं, और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है जहां पर बाइकस्पिड वाल्व मौजूद है। इस बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट के मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के अंदर नैरोविंग हो जाए, यानी कि ये वाल्व पूरी तरह से खुल नहीं पाए, तो लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो पर्याप्त मात्रा में लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होल्ड करता तो वो एरोटा के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड को नहीं भेज पाएगा। यानी कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार ब्लड अब हार्ट द्वारा शरीर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। यही कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मिट्रल स्टेनोसिस क्या है। मिट्रल स्टेनोसिस वह कंडीशन है जिसमें हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व पाया जाता है ये पूरी तरह से खुल नहीं पाता, ये दरवाजा आधा ही खुलता है। इसके कारण जितनी तेजी से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना चाहिए था नहीं जा पा रहा, और इस कारण से शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। यही कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। होपफुली अब आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ गॉइटर इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्लैंड का आकार नॉर्मल से बढ़ जाता है, गॉइटर डिजीज हो जाता है? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण हेतु आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें थायराइड हार्मोन भी नहीं बन पाएगा। अब बॉडी के अंदर यदि थायराइड हार्मोन की कमी होने लगे तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लगातार थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगी, और ये हार्मोन लगातार हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और इसे प्रेशराइज करेगा कि तुम थायराइड हार्मोन क्यों नहीं बना रहे हो, ज़्यादा काम करो, तेजी से काम करो, बॉडी को थायराइड हार्मोन की आवश्यकता है, बनाओ। अब पिट्यूटरी को ये पता नहीं है कि हमारी बॉडी में आयोडीन ही नहीं है तो थायराइड हार्मोन कैसे बनेगा, लेकिन वो लगातार टीएसएच को भेज भेज कर थायराइड पर दबाव बनाती है
और इस दबाव में आने के बाद थायराइड ग्लैंड अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ये थायराइड ग्लैंड अब पहले से ज्यादा एक्ट करने लगती है, तेजी से काम करने लगती है और लगातार एक्ट करने के कारण, तेजी से काम करने के कारण धीरे धीरे इस थायराइड ग्लैंड का जो साइज है नॉर्मल से काफी बड़ा होने लगता है और इसे ही हम गोइटर डिजीज के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? इनमें से कौन सा हार्मोन आयोडीन के द्वारा बना होता है या किस में आयोडीन मौजूद होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके द्वारा 3 हार्मोन्स बनाए जाते हैं। पहला है T3 जिसे आप ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है T4 जिसे आप टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही हार्मोन आयोडीन से बने होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next question, in the demographic cycle, at which stage does India stand at present? डेमोग्राफिक साइकिल की किस स्टेज में इंडिया अभी है? हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी। The right answer is option 2, late expanding। डेमोग्राफिक साइकिल की जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है इसे आप थर्ड स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज के अंदर डेथ रेट्स कम होने लगती हैं, बर्थ रेट्स कम होने लगती हैं, लेकिन फिर भी देश की जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तुलना में ज़्यादा होती है और इंडिया अभी इसी थर्ड स्टेज यानी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है जिसमें डेथ रेट भी कम हो रही है, बर्थ रेट भी कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तुलना में ज़्यादा है। Next question, the commonest presentation in case of twins। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में 2 बेबीज मौजूद हैं तो इनका कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होगा? बोथ वर्टेक्स, वन वर्टेक्स वन ब्रीच, ट्रांसवर्स, बोथ ब्रीच। The right answer is option 1, both vertex। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे का सर जो है वेजाइना की तरफ है और बटक्स जो है चेस्ट की तरफ है। दिस इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन। आइए इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रेजेंटेशन कौन सा है तो आप बताएंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ये लगभग 60% प्रेगनेंसी में यही होता है। 60% ट्विन प्रेगनेंसी में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर एक बच्चा तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होगा और दूसरा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होगा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेजेंटेशन है। ये टोटल 20% ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे के जो बटक्स हैं, बच्चे का जो बटक्स वाला एरिया है वो वेजाइना की तरफ होता है और हेड वाला पार्ट जो है चेस्ट की तरफ होता है। इसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बच्चे की पोजीशन उल्टी है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनेस्ट लाई कौन सा होता है तो आप बताएंगे ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर कॉमनेस्ट लाई है लॉन्गिट्यूडिनल,
ये 90% केसेस में देखने को मिलता है। ट्विन प्रेगनेंसी दो तरह से हो सकती है, पहला है डाइजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को आप फ्रेटर्नल ट्विंस या बाइनोव्यूलर ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। 80% ट्विन प्रेगनेंसी इसी प्रकार से होती है। इस प्रकार की डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर दो सेपरेट ओवा, दो सेपरेट स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, जिससे वुम में दो बच्चों का निर्माण होता है। इसके बाद सेकेंड टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी है मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। इसे आप आइडेंटिकल या यूनिओव्यूलर ट्विन प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये टोटल ट्विन प्रेगनेंसी का 20% होता है। इस प्रकार की प्रेगनेंसी में एक स्पर्म के द्वारा एक ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन किसी जेनेटिक वेरिएशन के कारण इस एक ही फर्टिलाइज्ड ओवम से दो आइडेंटिकल बेबीज का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। हम किस हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, ये आपको बताना है। 20 से 20,000 हर्ट्ज, 50 से 500 हर्ट्ज, 200 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। नेचर ने हमारे कानों को ये क्षमता दी है कि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, और यही ऑडिबल रेंज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स। मम्स किस पार्ट को प्रभावित करता है? टंग, पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैरोटिड ग्लैंड। हमारे गले में कान के जस्ट नीचे पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सबसे बड़े प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन में इस पैरोटिड ग्लैंड का साइज नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को इसी कारण हम पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when blood pressure falls, which of the following is secreted by the kidney to raise it? जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर अचानक कम होने लगता है, तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किडनीज द्वारा किसका सिक्रीशन किया जाता है? रेनिन, एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन। The right answer is ऑप्शन ए, रेनिन। हमारी किडनीज के द्वारा रेनिन का सिक्रीशन करवाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। एपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। एल्डोस्टेरोन भी एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। इरिथ्रोपोइटिन किडनीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाता, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर अ पेशेंट टेकिंग स्टेरॉइड थेरेपी। आप किसी स्टेरॉइड थेरेपी वाले पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? टू हैव इनफ फ्लूइड्स,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है इसके साथ। ऑप्शन बी, नॉट टू स्टॉप थेरेपी सडनली, आपको अचानक ये दवा लेना बंद नहीं कर देना है। ऑप्शन सी, टू टेक अ बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना है। ऑप्शन डी, नॉट टू स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। कौन सी एडवाइस इन चारों ऑप्शंस में से स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे पेशेंट को देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम स्टीरॉयड ड्रग ले रहे पेशेंट से ये कहेंगे कि आप इन दवाओं को अचानक लेना बंद नहीं करेंगे। अगर आपने स्टीरॉयड मेडिसिन अचानक लेना बंद कर दिया तो इससे आप में एड्रिनल इनसफिशिएंसी के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, या हम कहें तो स्टीरॉयड विड्रॉल सिंड्रोम कंडीशन हो जाएगी। जब भी कोई पर्सन स्टीरॉयड थेरेपी पर होता है तो जब इन मेडिसिन को हमें बंद करवाना होता है तो हम इन्हें धीरे धीरे कम करते हैं, ना कि अचानक रोकते हैं। So option B is correct, not to stop this therapy suddenly. Next question. Steroids are preferably administered once in the. स्टीरॉइड मेडिसिन को हम किस समय देना सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं? आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, बेड टाइम पर किस समय स्टीरॉइड देना सबसे बेस्ट रहेगा? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे इग्नोर कीजिएगा। स्टीरॉइड मेडिसिन हम जनरली दिन में एक बार देते हैं, यानी इसका प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली वंस अ डे होता है, ओडी होता है। और बेस्ट टाइम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मॉर्निंग में, सुबह के समय। हमारी बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो जनरली सुबह मॉर्निंग के समय रिलीज होते हैं और इसी दौरान इसकी बेस्ट एक्टिविटी या इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमारी बॉडी इन हॉर्मोन्स को सुबह के समय रिलीज करती है, तो हम इस चीज को मैच करने के लिए स्टीरॉयड मेडिसिन को मॉर्निंग के समय देना प्रीफर करेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये सभी क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अपकमिंग एग्जाम्स में हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और MCQ सेशंस को अटेंड करने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।